हेलो बच्चों, टेस्ट देखिए भाई, दे रहे हैं सभी लोग ना, और टेस्ट देते रहिए। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, ऐप के थ्रू टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो जो पीडीएफ आपके पास जा रहा है तो उससे टेस्ट दीजिए, लेकिन दीजिए भाई। व्हाट्सएप तो हर जगह पहुंच ही जा रहा है आजकल, तो व्हाट्सएप के थ्रू भी मैं क्या है, गुरुकुल पाठशाला जो है अपने टेस्ट को आप लोगों के पास क्या पहुंचा दे रहा है। तो जो भी लोग गुरुकुल पाठशाला से जुड़े हुए हैं उन लोगों के पास ये क्या है, टेस्ट पहुंच जा रहा है। तो टेस्ट को सभी लोग दें। जिन लोगों ने टेस्ट को दे दिया होगा, अब उस टेस्ट को अब यहां पर हम चल रहे हैं डिस्कस करने। आज का था टेस्ट 4 गुरुकुल अभ्यास फॉर नीट 2021 फिजिक्स के 45 क्वेश्चनों का मुझे डिस्कशन करना है, जिसमें आज का टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। आज का दिनांक 10/5/2021। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भाई चैप्टर को डिस्कस करने के लिए हमेशा ध्यान दीजिए, छोटी मोटी बातों को ध्यान दें। छोटी मोटी बातों को ध्यान देने पे ही आपके क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करना है। आइए चलिए। 3 identical rods each of length L and joined to form up a rigid equilateral triangles. Its radius of gyration about an axis passing through a corner and perpendicular to plane of the triangles. क्यों भाई, क्वेश्चन सभी लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन भी है, आप सभी लोग क्वेश्चन को देख रहे होंगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन है। आइए चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आइए, करा कि 3 आइडेंटिकल रॉड हैं। देखो भाई, 3 आइडेंटिकल रॉड हैं इस तरह से। देखो पहला क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल रॉड हैं और आपको क्या कर रहा है, ये जो पॉइंट दे रहा है ना, इस पॉइंट के 3 आपको ये जो पॉइंट P दे रहा है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके थ्रू आपको इसका रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रहा है। तो देखिए इसके लिए करते क्या है, पूरे मतलब P के थ्रू सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दें। देखिए क्या है इसका, एक m मास, m मास, m मास, 3m मास हो गया। देखिएगा कई बच्चे केवल m मास लेते हैं। 3m के स्क्वायर इक्वल टू IP के थ्रू सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P के थ्रू सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, P के थ्रू सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर ये काम कर लिया जाए तो भैया बल्ले बल्ले है। और ये देखिए IP, P के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इस रॉड का निकालिए, 1/3 ml स्क्वायर। क्यों, चलिए 2 वाले रॉड का निकालिए, एंड सिरे के थ्रू सब मालूम है ना, सिरे के थ्रू कितना हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर। और प्लस इसका जरा ध्यान दीजिए, इस रॉड का निकालने के लिए, अब इस रॉड का निकालने के लिए थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का प्रयोग हमको करना पड़ेगा। ये बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √3L/2। तो इसका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/12 ml स्क्वायर प्लस m और क्या, √3L/2। देखिएगा सब एक ही है। अब इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। सब m एक ही है, छोटा m ही है सब। यहाँ से हम k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जब k की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे L/√2 आएगा। यानी कौन सा आएगा, L/√2 आएगा। ये देखिए L/√2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, L/√2। तो पहले का कौन सा ऑप्शन होगा, C वाला। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखो दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, ये क्या है, दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत आते हैं। ठीक है, कहा ये जा रहा, देखिए कांस्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर व्हील चेंज इट्स एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम A0 to 4A0। ये देखो एंगुलर मोमेंटम दिया है, एंगुलर मोमेंटम L। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो आप जानते हैं टॉर्क क्या होता है भाई, सभी लोगों को पता होगा, टाउ इक्वल टू क्या होता है, dl/dt। पता है आपको, dl/dt। तो बताइए टाउ इक्वल टू क्या होगा, dl। A0 से 4A0 हो गया, यानी 4A0 माइनस A0 अपॉन टाइम। टाइम कितना है, 4। तो इसका मतलब टाउ इक्वल टू क्या होगा, 3/4A0। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ये देखिए ए वाला ऑप्शन हो गया। कौन सा हो गया, ए वाला। अब चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा भाई, ये ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ए सॉलिड स्फीयर रोल्स डाउन विदाउट स्लिपिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन एंड 30 डिग्री इंक्लाइन, इट्स लीनियर एक्सेलेरेशन इज। तो आप जानते हैं किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे अगर कोई भी बॉडी रोल करती है, तो देखिए रोल करती है, रोल करने का मतलब उसका एक्सेलेरेशन A इक्वल टू क्या हो जाएगा, G sin थीटा
अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर होता है। ये देखिएगा ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन होता है। तो अब इसमें हम क्या कर दें, सॉलिड स्फीयर है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा जी साइन 30 डिग्री, और सॉलिड स्फीयर का 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कितना होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है। 2/5 कर दें तो 2/5 कर दें तो क्या यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो तीसरे का कौन सा है हमारा 5g/14 आएगा, यानी बी वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, बी वाला। अब चलते हैं इसमें अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड देन रिलीज। मतलब ये देखिए ऐसे दिया गया है, मतलब यहां से इसको 90 डिग्री ऐसे कर रहे हैं, फिर यहां से इसको रिलीज कर रहे हैं। रिलीज कर रहे हैं तो ऐसे देखिए इस प्रकार से बन रहा है, ये तो हो रहा है, रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कितना एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ से रिलीज किया जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है ये 90 डिग्री हो रहा है। कितना हो रहा है, ये 90 डिग्री। तो कहा यह जा रहा है कि टेंशन इन पेंडुलम पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन। अगर ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो पेंडुलम में टेंशन कितना होगा भाई। अगर ये मीन पोजीशन से पास कर रहा है तो पेंडुलम में टेंशन कितना होगा। तो जरा ये देख लो, सबसे पहली चीज यहां से जब रिलीज होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 होगा। ये r है तो इसमें कितने का डिस्प्लेसमेंट हुआ, r का। तो पहले यहाँ पे वेलोसिटी देख लो, वेलोसिटी कितना हो जाएगा, रूट में 2gr, मोशन के तीसरे इक्वेशन से ये वेलोसिटी निकल गई। अब यहाँ पे जब पेंडुलम आएगा तो उसका वेट mg तो नीचे होगा, टेंशन हुआ तो ऊपर होगा, और ये देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, mv²/r नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब टेंशन T इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बताओ। टेंशन T इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस mv² बाई कितना, r। समझ रहे हो, छोटे छोटे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में। या टेंशन T इक्वल टू mg प्लस mv² बाई r। mv² बाई r का मतलब कितना हो जाएगा, m2gr अपॉन r से r कट गया, एंड टेंशन T इक्वल टू क्या हो गया, 3mg। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कई लोग रटे रहते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 6mg होता है। नहीं, 6mg पे मत टिक करना। ये बॉडी हॉरिजेंटल से नीचे की तरफ रिलीज हो रही है, और उस कंडीशन में क्या होता है, ऐसे ऐसे जाता है। तो क्रिटिकल कंडीशन में लोएस्ट पॉइंट पे 6mg होता है और ये पॉइंट पे 3mg होता है, और ऊपर की तरफ क्रिटिकल कंडीशन में टेंशन जो होता है वह 0 होता है। हाईएस्ट पॉइंट पे क्रिटिकल कंडीशन में जो टेंशन होता है वह क्या होता है, 0 होता है। तो ये ध्यान देना। तो यहां टेंशन T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3mg। ठीक है, 3mg का मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए पांचवा क्वेश्चन। टू डिस्क हैविंग सेम मासेस एंड थिकनेस, देयर मटेरियल्स आर ऑफ डेंसिटीज d1 एंड d2, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एंड एक्सिस पासिंग थ्रू देयर सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो फाइंड करना है। तो बोलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो I1 इक्वल टू हाफ m r1 का स्क्वायर, और I2 क्या हो जाएगा, हाफ m r2 का क्या स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब m/2 कट जाएगा। बोलो I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, r1/r2 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दोनों का मास आपस में बराबर है। क्यों, क्वेश्चन ये तो बोल रहा है कि दोनों का मास आपस में बराबर है। ध्यान दो, क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों का मास आपस में बराबर है। अब मास होता क्या है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। क्यों, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर थिकनेस इनटू d1 इक्वल टू पाई, ये पाई है, पाई r2 स्क्वायर t d2। ये देखो कटा 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 कटा, r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर इक्वल टू d2 अपॉन क्या हो गया, d1 हो गया। देखिए d2 अपॉन d1 हो गया, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, I1 अपॉन I2 इक्वल टू कितना हो गया, d2 अपॉन d1। अब d2 अपॉन d1 का मतलब कोई ऑप्शन है इसमें d2 अपॉन d1 कि नहीं है, हाँ है, बी वाला ऑप्शन है d2 अपॉन d1। तो बी वाला ऑप्शन है कि नहीं, d2 अपॉन d1। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या कर रहा है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन रॉड ऑफ मास 100 ग्राम एंड लेंथ 1 मीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ।
मतलब कहा जा रहा है किसी रॉड का आपको रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है इसके सेंटर ऑफ मास के थ्रू। तो भैया बड़ा सिंपल है, ये देखिए ये आप जानते हैं यम के स्क्वायर हो गया, और रॉड का सेंटर ऑफ मास के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर हो गया। ये देखिए यम से एम कट गया, या के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा यल स्क्वायर बाई 12, या के इक्वल टू क्या हो गया यल बाई 2√3। 2√3 यल की वैल्यू है कितनी 1 है, तो 2√3 होगा ये √3, तो यल अपॉन ये ए ऑप्शन हो गया। 6 का कौन सा हो गया ए हो गया। 7 चलते हैं। 7 देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है 7वां, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए इज द मूविंग विथ वेलोसिटी v। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, साइड ए है, मूविंग विथ वेलोसिटी v ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ प्लेन एज शोन इन द फिगर। इट्स हिट्स ए रिजिड रिज एट अ पॉइंट ओ द एंगुलर स्पीड ऑफ द ब्लॉक आफ्टर इट हिट्स ओ। तो सबसे पहली चीज ये देखिए, सेंटर के थ्रू, ये जो सेंटर है इसके थ्रू इसका ये देखो ये जो डिस्टेंस होगा a/2 होगा, क्यों भाई, और ये यम भी है लीनियर मोमेंटम। तो इसका जो काम क्या होगा यहाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर क्या मोमेंटम यहाँ पे होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या, यम वी आर डैश इक्वल टू आई ओमेगा, ये तो होगा। अब ये देखो यम वी आर डैश कितना हो जाएगा a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होगा, ये देखो जब इससे ये टकराएगा, भाई ये क्यूबिकल ब्लॉक है, तो जब टकराएगा इस एज से, ये जो एज दिया गया इस एज से जब टकराएगा, तो ये देखिए टकराएगा तो ये वाला पोर्शन इसका ऐसे मिलेगा, ऐसे ये टकराएगा, ये क्यों ये टकराएगा ना, तो ये वाला टकराएगा, तो इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते होंगे, क्यूब का सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma² बाई कितना होता है 6 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखिए जो भी होगा इसको 3D नहीं 2D ही मान के चलेंगे। तो अब हम सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस लेंगे, तो सेंटर से इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है, ये सेंटर और इसके बीच की डिस्टेंस a√3 नहीं माना जाएगा, ये इसका डायगोनल लिया जाएगा, मतलब इसको 2D मान के लिया जाएगा। क्या मान के लिया जाएगा 2D, ये ध्यान दीजिएगा 2D। तो 2D मान के लेंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी वह a/√2 होगी। तो जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कंप्लीट करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ये देखिए m² बाई 6 और प्लस m यही हो गया और a/√2 का होल स्क्वायर, ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। अरे भाई इसका सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्या हो गया, ये देखिए सेंटर ऑफ मास के थ्रू क्यूबिकल ब्लॉक का क्या हो गया, ये हो गया m² बाई 6 और प्लस इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है a/√2 है। कितनी डिस्टेंस है a/√2 है, तो प्लस m a/√2 का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा ओमेगा। अब यहां से हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमको कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा 3v/4a, ए वाला ऑप्शन आएगा। क्या आएगा ए वाला ऑप्शन। 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इन द अरेंजमेंट शोन द मास छोटा m, ये छोटा m है, स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ वेज ऑफ मास m, द सिस्टम m plus m was initially at rest, assume all surface in contact to be frictionless, the distance moved by capital M when m just reaches the floor। अगर छोटा m अगर फ्लोर पे पहुंच रहा है तो कितना ये पीछे की तरफ जाएगा। अब इसका देखा होगा कि बच्चों का जो झूलने वाला होता है पार्क में देखा होगा कभी कभार टूटा होता है, तो कोई बच्चा अगर नीचे की तरफ सरकता है तो जो लैडर होता है वो पीछे की तरफ, मतलब जो स्लाइडर होता है वो पीछे की तरफ जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि इसमें ऐसा होता है। तो मान लो क्या होता है इस कंडीशन में, सपोज करो कि इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है ये h है, तो ये वाला क्या होगा ट्रिग्नोमेट्री से ये जो होगा h cot अल्फा हो जाएगा। क्यों भाई, cot अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन ये हो जाएगा, तो ये h cot अल्फा हो जाएगा। तो अब एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे 0 है, ये देखिए एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे 0 है। तो मान लेते हैं कि बड़ा वाला ब्लॉक x1 डिस्टेंस नीचे जाता है, तो उस दशा में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो m x1 इक्वल टू क्या होता है, m x1 इक्वल टू उस कंडीशन में छोटा m क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर x1 डिस्टेंस जाएगा तो बचेगा क्या, h cot अल्फा माइनस
x2 बचेगा, सॉरी x1 बचेगा। क्यों? ये तो होगा भाई इन दोनों का, जैसे ये इधर की तरफ गया, ये आगे की तरफ गया, तो इन दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो h cot अल्फा ही तो होगा, ये तो h cot अल्फा ही होना है। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x1 डिस्टेंस पीछे की तरफ गया, तो ये वाला जो जा रहा है वह कितना जाएगा, h cot अल्फा माइनस x1, ये तो इसका बचेगा। हमको x1 फाइंड करना है, तो x1 फाइंड करना है, तो ये देखिए क्या हो गया, यम x1 प्लस यम x1 इक्वल टू यम h cot अल्फा, या क्या हो जाएगा, ये देखिए x1 कॉमन हो जाएगा, यम प्लस स्मॉल यम इक्वल टू यम h cot अल्फा, या x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यम h cot अल्फा अपॉन कैपिटल यम प्लस स्मॉल यम। अब बोलो भाई कौन सा ऑप्शन इसमें है, कुछ दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, यम h cot अल्फा अपॉन यम प्लस यम, यानी सी वाला ऑप्शन है। कौन सा है? सी वाला है। नवा क्वेश्चन बढ़िया अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मस्त टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। सब एकदम देखिए बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कठिन क्वेश्चन हमने दिया है, सारा सिंपल क्वेश्चन है। लगाइए इनको, और एक एक क्वेश्चन जो लोग नहीं लगा पा रहे हैं वो देखें, सीखें, समझें कैसे हो रहा है, धीरे धीरे मेहनत करेंगे बेटा आने लगेगा, और कोई विकल्प नहीं है, और ये नहीं है कि कैसे आएगा। कोई भी चीज़ जब पढ़ना शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे वहाँ आने लगता है, बस इतना जान लेना, ये मेरी बात याद रखना। जब तक शुरुआत नहीं की हो तब तक ही वह कठिन लग रहा है, जब शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगेंगी। आइए चलिए देखते हैं। ए व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, ए व्हील ऑफ रेडियस आर रोल्स विदाउट स्लिपिंग विथ ए स्पीड v on a horizontal road. When it is at a point A on the road, a small bob of mud separates from the wheel at a highest point and lands at a point B on the road. देखो घर घर की कहानी है, जैसे नहीं होता पहिए से कीचड़ क्या होता, उछलता है, वही कह रहा है कि एक पहिया जो है रोल कर रहा है, ये देखना रोलिंग मोशन में है, तो रोल मोशन कर रहा है, तो कह रहा है कि टॉप पोजीशन से, ये देखिए टॉप पोजीशन से, यहाँ से ये निकला, तो जब ये निकलेगा तो ऐसे ऐसे ये पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंच रहा, तो यही कह रहा कि ये वाली डिस्टेंस बताओ। तो रोलिंग मोशन में आपको पता होगा, रोटेशनल मोशन में याद रखिए, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होती है, 2v होती है, सॉरी, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वह कितनी होती है, ये 2 नहीं होती है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है वह कितनी होती है, ये देखिए यहाँ पे वेलोसिटी v होती है, और यहाँ पे वेलोसिटी 2v होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हमको x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इक्वल टू हमको क्या करना पड़ेगा, 2v इंटू टी करना पड़ेगा, पक्का 2v इंटू टी। मैं देखिए थोड़ा प्रोजेक्टाइल हो गया, अरे भाई यहाँ से कीचड़ निकला, ऐसे कीचड़ निकलता, कीचड़ निकलता है कि नहीं, जब कीचड़ निकला तो ये 2v वेलोसिटी हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक कितने समय में, t। अब ये देखो हमको t निकालना है, तो प्रोजेक्टाइल की तरह t निकालना है, तो ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो t अगर निकालना है तो x इक्वल टू 2v कितना हो जाएगा, ये देखिए t इक्वल टू कितना होता है, h/2h/g होता है, तो 2h/g होता है, तो ये देखो 2 इंटू 2r अपॉन कितना हो जाएगा, ये g हो जाएगा कि नहीं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 का मतलब बाहर गया, तो ये कितना हो गया, 4v रूट में r/g, कोई है ऑप्शन, ये सी वाला हो गया। इसका मतलब 4v रूट में r/g, 4v रूट में r/g, ये वाला क्या हो गया, ये सी वाला ऑप्शन हो गया, 4v रूट में r/g, ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है भाई, 10वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म रॉड PQ ऑफ लेंथ L इज द हिंज्ड at one end P. The rod is kept in the horizontal position by a massless string tied to a point Q as shown in the figure. If the string is cut, the initial angular acceleration of rod will be, मतलब हमको इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड आपको बताना है, क्या होगा, इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड विल बी, इनिशियल एंगुलर एक्सेलेरेशन ऑफ रॉड हमको बताना है। तो ये देखिए स्ट्रिंग को काट दिया जा रहा है, रस्सी को काट दिया जा रहा है, क्यों भाई, रस्सी को क्या किया जा रहा है, सुनिएगा ध्यान दीजिएगा, रस्सी को काट दिया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हमको बताना है अगर रस्सी को काट दिया गया। तो चलिए भाई, रस्सी को काट दिया जा रहा है तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन हमको देखना है।
देखते हैं, बता देते हैं कि क्या है इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अब देखो ये नीचे की तरफ अगर इस रस्सी को यहाँ से काटा जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो नीचे की तरफ आएगा तो इसमें टाउ लगेगा। एक टाउ होगा आर क्रॉस एफ इक्वल टू, दूसरा होगा आई अल्फा। क्यों भाई, यही होगा, आई अल्फा होगा। तो ये बताइए आर क्रॉस एफ, आर क्या होगा, इसका वेट बीच में होगा एम जी, और ये देखो ये जो डिस्टेंस है वह यल बाई टू है कि नहीं ये डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आर क्या होगा, ये यल बाई टू हो जाएगा, एफ कितना होगा एम जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये रॉड अगर आ रहा है तो अभी इस सिरे के थ्रू आ रहा है, तो इसके थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का एंड के थ्रू 1/3 ml स्क्वायर। हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा फाइंड करना है। यहीं से देख लो, एल से एल कट गया, एम से एम कट गया, यानी अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, 3g/2l हो गया। ये देखिए एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू 3g/2l हो गया। डी वाला ऑप्शन हो गया, कौन सा हो गया, डी वाला। 11वां क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। A thin rod of mass m and length 2l is made to rotate about an axis passing through center and perpendicular to it. If angular velocity change from 0 to omega in time t, the torque acting on it. तो टॉर्क के लिए भैया तो यही राम कहानी है, टॉर्क टाउ होता कितना है, कुछ और नहीं, आई अल्फा होता है टाउ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, रॉड का सेंटर ऑफ मास के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर। अल्फा कितना होता है खुद बताओ, ओमेगा बाई कितना होता है टी। लेकिन एक चीज ध्यान देना, लेंथ इसकी 2l है तो ये 4l स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4l स्क्वायर का मतलब टाउ इक्वल टू 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा बाई टी, 1/3 ml स्क्वायर ओमेगा बाई टी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 12वां क्वेश्चन कर रहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। ये देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई इक्वल टू कितना है, 1.2 kg मीटर स्क्वायर दिया है। इनिशियली द बॉडी इज रेट इज ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1500 जूल प्रोड्यूस कर रहा है। एन एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इक्वल टू, देख लीजिए 25 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर है। यह है मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर द ड्यूरेशन ऑफ कितने टाइम के लिए इसको लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बताइए k इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा कितना होता है भैया, ओमेगा इक्वल टू 0 प्लस अल्फा टी होता है कि नहीं, ये तो जानते ही होंगे। k इक्वल टू हाफ आई अल्फा स्क्वायर टी का स्क्वायर। k की वैल्यू रख देते हैं, i दिया ही है, अल्फा दिया ही है, यहाँ से t की वैल्यू निकल जाएगी। t की वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू जो आएगी वह कितनी आएगी, 2 सेकंड आएगी। t की वैल्यू कितनी आएगी, t की वैल्यू 2 सेकंड t की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये ध्यान देना। तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 2 सेकंड आएगी। ये 12 क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 13 क्वेश्चन पे भाई, ध्यान दो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, चित्र देख के डरना मत, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आ चुका है भाई, कई बार आ चुका है। क्या कह रहा है कि 2 मास m एंड m आर कनेक्टेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग दैट पासेस थ्रू ए स्मूथ होल O at center of table. Mass m lies on the table and capital M hangs vertically. Small m is the moved round in the horizontal circle with O as the center. If L is the length of a string from O to M, then the frequency with which m should revolve so that m remains stationary. तो अब ये देखिए कहा ये जा रहा है कि क्वेश्चन में कि भैया ही जो मास है ना, इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमत है। कैसे कैसे घूमत है, तो आप जाना तो कि अगर ये घूमत है तो इसके लिए इसका टेंशन जो है इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, ml ओमेगा स्क्वायर। क्यों भाई, ये तो आखिरकार ये जो मसवा घूमत है इसके चारों तरफ क्यों घूमत है, बोलिए। इसका मतलब इस रस्सी में जो टेंशन है वही तो ml ओमेगा स्क्वायर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब टेंशन T जो हो गया वह ml ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। फिर बात आती है रस्सी एक ही है, तो रस्सी एक ही है तो इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा, बोलो लगेगा, और टेंशन T इसका ऊपर लगेगा। तो इसका भी तो टेंशन T क्या होगा, इसका जो टेंशन होगा वह कैपिटल mg के बराबर होगा। तो कैपिटल mg के बराबर होगा, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया।
यानी यम यल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल यम जी। बोलिए भाई, दोनों आपस बराबर हो गया, एम एल ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल यम जी। तो जब दोनों आपस में बराबर हो गए तो यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। अब फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2πf होगा, सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा? ए वाला आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 क्या कहता है? ए सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 2 kg रोल्स अप ए 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन एंड इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्फीयर इज। ये बताओ, यहाँ पे रोलिंग मोशन है तो रोलिंग एनर्जी कितनी होती है? यानी किसी इंक्लाइंड प्लेन पे, ये 30 डिग्री के इंक्लाइंड प्लेन पे ये h हाइट पे ये रोल करते हुए पहुंच रहा है, रोल करते हुए पहुंच रहा है। तो रोल करते हुए पहुंच रहा है तो इसका मतलब हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? एम जी एच हो गया। हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, के ये क्या हो गया? हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी एच हो गया। देखिए भाई ध्यान दीजिए, हाफ एम बी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एम जी एच हो गया। यहाँ से क्या हमको एम एम कट गया, ये बताइए वी स्क्वायर बाई 2, 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 हो गया। सॉलिड स्फीयर है 1 प्लस 2 बाई एफ हो गया और जी की वैल्यू क्या हो गई? 10 हो गई। हमको एच की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकालनी है। तो क्या एच की वैल्यू आप लोग यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हैं? अगर निकालेंगे तो इसका आंसर 7 मीटर आएगा, ये देख लीजिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 15 क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए व्हील रोटेट विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 15 में क्या कर रहा है? अल्फा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकंड का स्क्वायर दिया है। ये देखिएगा, इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपसे पूछा जा रहा है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, कहा जा रहा है द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इट मेक इन द फर्स्ट 10 सेकेंड विल बी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, विल बी, तो इसके लिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? एन इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? पहला काम थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, सभी लोग जानते होंगे। क्यों भाई? अरे भाई मोशन, एंगुलर मोशन का क्या दूसरा इक्वेशन सबको पता होगा, थीटा इक्वल टू हाफ अल्फा टी का स्क्वायर, या थीटा इक्वल टू ये देखिए हाफ अल्फा। अल्फा कितना हो जाएगा भाई? अल्फा जो हो गया वो 2 हो गया। टी कितना हो गया? टी 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 देखिए टी कितना हो गया? 10 का स्क्वायर का मतलब 100 हो गया। 2 से 2 कट गया, थीटा इक्वल टू 100 आ गया। और जब थीटा इक्वल टू 100 आ गया तो इसका मतलब एन इक्वल टू क्या हो गया? 100 अपॉन 2 इंटू 3.14। ठीक है, इसका मतलब 3 दूनी 6, 16 25 16 6 96, अप्रॉक्स 16 आ गया। ठीक है, तो बी कौन सा ऑप्शन होगा? बी वाला होगा। ये 15 हो गया। 16 पे चलते हैं। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg रोल्स डाउन इंक्लाइंड प्लेन फ्रॉम ए हाइट ऑफ 4 मीटर। इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीच द फुट ऑफ प्लेनेज। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ, ये देखिए आपको पता होगा, हाफ एम बी स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। किसी भी इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आने पे आपको वेलोसिटी पता होगी, रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये पता होगा आपको। क्यों पता होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर के रोटेशनल मोशन का मतलब हाफ एम, ये क्या हो जाएगा? 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर और इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सब रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए हाफ एम कितना दिया है? हाफ एम दिया है 2 kg इंटू 2, जी कितना दिया है? 10, एच कितना दिया है? एच जो दिया है 4 मीटर अपॉन 1 प्लस, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर का 1/2 होता है, 1/2 होता है इंटू के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1/2। सब सॉल्व करेंगे तो 80/3 आएगा। कितना आएगा? 80/3 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या कर रहा है? A solid cylinder rolls on an inclined plane. It slides down another frictionless inclined plane of same length and inclination. The ratio of acceleration in the two case. देखिएगा, एक inclined plane है और frictionless surface है। तो मतलब एक फ्रिक्शन सरफेस पे जो एक्सीलेशन होता है रोलिंग का, वह g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है।
और सिंपल सरफेस पे स्मूथ सरफेस पे जो एक्सेलेरेशन होता है वह g sin थीटा होता है। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये देखिए ये कट जाएगा, यानी a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन सॉलिड सिलेंडर है 1 प्लस 2/5, नीट में आया भी है ये, यानी क्या हो जाएगा 5 बाई कितना सॉलिड सिलेंडर है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर है तो 1/2 हो गया। ये देखिए सॉलिड सिलेंडर है तो 1/2 हो गया। 1 प्लस 1/2 का मतलब 3/2 का मतलब 2/3 और 2/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए फ्लाई व्हील इज इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 1 मीटर एंड मास। फ्लाई व्हील का मतलब जानते हो क्या होता है, डिस्क माना जाता है। फ्लाई व्हील जहां भी आए इसको हमेशा ध्यान देना, फ्लाई व्हील को क्या मानना, डिस्क मानना। फ्लाई व्हील को हमेशा, फ्लाई व्हील को क्या मानना, डिस्क। तो फ्लाई व्हील इज इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिफॉर्म, रेडियस दिया है, मास दिया है, वर्क विच मस्ट बी डन ऑन इट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन 5 रिवॉल्यूशन से 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कहा जा रहा कितना वर्क इसका मस्ट होगा, तो वर्क का मतलब चेंज इन क्या, रोटेशनल एनर्जी। ये देखिए वर्क डन W इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के क्या रोटेशनल, इसका मतलब W इक्वल टू हाफ आई ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। ये देखिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ यम कितना है 1, यम 2 है और R का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, देखो 10 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बनाने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 पाई इंटू 10 का होल स्क्वायर माइनस ये देखो ये 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 पाई इंटू 5 का होल स्क्वायर। ये देखो करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करोगे तो वर्क डन जो निकल के आएगा वह जानते हो कितना निकल के आएगा, 1.5 इंटू 10⁻³ जूल। आप लोग सॉल्व करिएगा भाई, अभी मत कहिएगा सर आप कैसे कर दे रहे हैं, ठीक है भाई, हमें याद भी तो है क्वेश्चन भाई, कई बार आ चुका है ना मेरे सामने से, तो इसलिए हम उसको कर दे रहे हैं। कई बार कई चक्कर में वो चीज़ें बार वो क्या है, कई बार जैसे हाँ रिवॉल्यूशन हो रहा है वैसे हमारे भी दिमाग में वही काम आप लोग भी कर लीजिए भाई। आपको टीचर तो नहीं बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना, तो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन तो करना ही पड़ेगा भाई क्वेश्चनों की। जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो इस तरह से ये जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 19 पे चलते हैं। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट मास 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम हैव द देयर सेंटर ऑफ मास इतना, फोर्थ मास 4 ग्राम इज द प्लेस्ड एट पोजीशन वेक्टर r सच दैट द सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यू सिस्टम इज 0 0। लो तो अब इसका मतलब आप सभी लोग जानते हो कि क्या हो जाएगा, RCM इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ग्राम 2 ग्राम एंड 3 ग्राम हैव सेंटर ऑफ मास कितना 2 2 2 2। भाई 1 ग्राम 2 ग्राम एंड 3 ग्राम जो सेंटर ऑफ मास रख रहा है वह कितना रख रहा है 2 2 2, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और 4 ग्राम का जो है वह कहाँ रख रहा है सेंटर ऑफ मास, ये देखिए 4 ग्राम का जो है सेंटर ऑफ मास कहाँ रख रहा है R पे। तो अब कहा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ न्यू सिस्टम, मतलब हमको R का एक तरह से वैल्यू बताना है कि R का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो R का वैल्यू बताने के लिए ये देखिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 1 2 जा कितना हो गया, ये देखिए 1 2 जा कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए भाई इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये फाइंड करना है। तो ये है क्या, पहले हम क्या करते हैं इन सबका कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं, ये सारे मास का। चलो भाई सारे मास का हम कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। सारे मास का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 1 3 2 5 1 6 आ जाएगा। ये देखिए 6 आ गया। ये कितना आ जाएगा, ये देखिए इसका 2 हो गया 2 हो गया 2 हो गया। इसका कितना कर लेते हैं ये वाले का 4r कैप। अब टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10। क्यों भाई टोटल 10 मास हो गया। ये वाली वैल्यू 0 दी गई है, चलिए भाई 0 दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 12 प्लस 4r हो गया और ये इधर आके 0 हो गया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4r इक्वल टू -12 सिंपल एकदम मैथमेटिक्स है। r की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -3 -3 -3, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, सी वाला हो गया।
कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला हो गया। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। 20 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा भैया? 20 क्वेश्चन कहा जा रहा है थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m and radius r rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to its plane with angular velocity omega. Another disk of same dimension but of mass m by 4 is placed gently on the first disk coaxially. The angular velocity of system is, मतलब आपसे कहा जा रहा है सिस्टम का आपको एंगुलर वेलोसिटी बताना है कि सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है भाई, सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी आपको बताना है कि सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सिस्टम का एंगुलर वेलोसिटी देखते हैं। थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r। तो पहले क्या है, अब देखो इसके लिए क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्यों भाई, सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। पहले केस में कितना है, हाफ mr स्क्वायर है और ये देखो ओमेगा हो जाएगा। दूसरे केस में क्या हो जाएगा, ये देखो हाफ mr स्क्वायर, ये तो पक्का रहेगा ही। साथ में इस पे एक और डिस्क आ गया जिसका मास m/4 है, मतलब यही है, ये देखो ये डिस्क है, इसी पे सेम एक और डिस्क आ गया है, ये देखिए सेम और एक डिस्क आ गया है। ठीक है, सेम और डिस्क है, इसका मास जो है वह m/4 है। इसका जो मास है वह कितना है, m/4 है। देखिए भाई, एक डिस्क जो आया है उसका मास जो दिया गया है वह कितना दिया गया है, m/4 आया है। तो अब इसका कितना हो जाएगा, हाफ m/4 r स्क्वायर इंटू ω2। ये तो करना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। अब ω2 की वैल्यू यहां से निकालना है। ω2 की वैल्यू जब निकालेंगे यहां से तो कितना आएगा 20 का, ये आएगा 4/5 ओमेगा आएगा। कितना आएगा, 4/5 ओमेगा आएगा। ये देखिए 21 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का यहां देख लीजिए। सबसे पहली चीजें ये इसमें देखो कितने यूज हो रहे हैं, ये देखो एक एक पार्ट इसमें यूज कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से ये 2 मीटर है, 1 मीटर है और इस प्रकार से ये दिया गया है। तो फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्मली एल शेप्ड लैमिना इन थिन फ्लैट प्लेट विथ डायमेंशन एज शोन इन द फिगर बिलो। द मासेस ऑफ द लैमिना इज 3 kg। पूरा मास जो दिया गया वह 3 kg दिया गया है। तो बारी बारी से सबका देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा। क्यों भाई, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, आप क्या चलेंगे, 1 चलेंगे और फिर आधा चलेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, आधा। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, तो इसके लिए क्या चलेंगे भाई, ये देखिए इसके लिए क्या चलेंगे, 1/2 चलेंगे। ये देखिए 1/2, यहाँ तक एक चले ही हैं, तो एक और यानी इसके लिए 1/2 चलेंगे और 3/2, ये तो होगा। अब सेंटर ऑफ मास सबको हमको एरिया मालूम है, यानी RCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो RCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाई मास अगर पता है तब तो ठीक है, नहीं तो आप A1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन सॉरी ये देखिए ये A2 अपॉन A1 प्लस हम क्या कर लें, A2 कर लें। क्यों, ये काम कर सकते हैं कि नहीं भाई, XCM में भी ऐसा काम कर सकते हो। ये देखिए x एक्सिस में आप कर लीजिए। ठीक है, x एक्सिस में मतलब ये सारा x एक्सिस हो गया, ये सारा क्या हो गया, x एक्सिस हो गया। x एक्सिस में काम कर सकते हैं। तो अभी बताइए x एक्सिस में XCM कितना हो गया, देखिए XCM A1 कितना है, 2 और 1 2 हो गया। R1 कितना है, 1 हो गया, प्लस A2 कितना है, A2 कितना हो गया, 1 × 1 1 हो गया, और इंटू R2 कितना, R1 कितना है, x1 x वाला सारा 1/2 है, अपॉन A1 प्लस A2 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस कितना भाई, इसका एरिया 2 हो गया, इसका कितना हो गया 2 + 1, यानी क्या बचा, ये 2 दूनी 4 1 5 5/6 बचा, ये 5/6। सिमिलरली आप YCM भी निकाल लीजिए। YCM क्या होगा बोलो, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। क्यों, यही तो होगा, A1 Y1 प्लस A2। A1 कितना हो जाएगा, ये देखिए A1 2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/2, A2 कितना हो गया 1 3/2 अपॉन 2 + 1, ये भी 5 क्या हो गया 6 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए वाला। ठीक है भाई, तो इसका ए वाला हो गया। अब चलते हैं 22 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 balls each of mass m are placed on the vertices of A and B
ये देखिए वर्टिसेस ऑफ ए बी एंड इक्विलेटरल, ए बॉल ऑफ मास 2m is placed vertex C, the center of mass of this system from vertex A। तो जहां से देखिए सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन मान लेते हैं। जहां से भाई सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है उसको ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये देखिए इससे हम लोग क्या करते हैं, ये ओरिजिन मान लेते हैं, 0 0 कर लिया हमने। क्यों, देखिए ये ओरिजिन मान लेते हैं, 0 0 हो गया। तो 0 0 हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया ये कितना हो जाएगा 1, 0। इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1/2, √3/2। ये वाली डिस्टेंस लेते हैं, ये डिस्टेंस √3/2 होती है। तो अब हमको यहां से सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो यक्स निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यक्स के लिए m × 0 प्लस m × 1 प्लस 2m × 1/2, 2 2 4m हो गया। YCM निकालने के लिए क्या करेंगे देख लीजिए, m × 0 y वाला कोऑर्डिनेट लेंगे और प्लस 2m √3/2 अपॉन 4m करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा भाई, ये C वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, C वाला आएगा। तो ये इसका C वाला हो गया। 23वां क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट मासेस m1 एंड m2, नीट का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉइंट मासेस m1 m2 प्लेस्ड एट द अपोजिट एंड्स ऑफ ए रिजिड रॉड of length L and negligible mass. The rod is to be set. The rod is to be set rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this rod through which the axis should pass so that the work required to set the rod rotating with angular velocity omega naught is minimum is। तो देखिए भाई जैसे इस रॉड को कहा जा रहा कहां से घुमाया जाए कि सबसे कम से कम काम करना पड़े, तो भैया सेंटर ऑफ मास से घुमाया जाए, और तो कोई है नहीं। तो सेंटर ऑफ मास से अगर घुमाया जाए तो हमको यक्स फाइंड करना है। तो सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के 2 तरीके हैं, चाहे तो जहां टॉर्क का इक्विलिब्रियम होता है वहां से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए 2 तरीके से, जैसे ये देखिए m1 यक्स इज इक्वल टू m2 L माइनस यक्स, ये भी काम कर सकते हैं आप। जहां से टॉर्क का इक्विलिब्रियम हो रहा है, तो टॉर्क का इक्विलिब्रियम हो रहा है तो m1 यक्स इज इक्वल टू m2 L माइनस m2 यक्स। इसको इधर लेते आइए, x इज इक्वल टू m2 L अपॉन m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला सही होगा। तो 23 का कौन सा हो गया भैया, डी वाला हो गया। अब चलते हैं 24, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन ऐसा दिया ही है, इस चीज को समझाया ही है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड एट एंगल एंड इट वाज फॉलोइंग ए पैराबोलिक पाथ, suddenly it explodes into fragments, choose the correct option regarding this situation। करेक्ट ऑप्शन आपको क्या फाइंड करना है कि ड्यू टू एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट अपवर्ड, ड्यू टू एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट डाउनवर्ड्स, ड्यू टू एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास ट्रेसेस इस पाथ बैक टू ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। तो भाई एनसीईआरटी में इस प्रकार का क्वेश्चन क्या है दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में दिया है, उदाहरण में समझाया है कि जब एक्सप्लोजन होता है तो फ्रेगमेंट का, अलग अलग फ्रेगमेंट का सेंटर ऑफ मास का पाथ तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल टुकड़ा का अलग अलग का अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल टुकड़ा का जो पाथ होगा वही पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, तो देखिएगा ऑप्शन में उसमें आपका सी दिया होगा, लेकिन डी सही है। इसमें कौन सा सही है, डी। क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 होता है, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे 0 होता है, यानी क्या कहने का मतलब, सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ। मान लीजिए ये इस पॉइंट पे गया, यहां जाके फट गया, तो फटने के बाद एक टुकड़ा इसे जा सकता है, एक टुकड़ा इसे जा सकता है, या तो इसे जा सकता है, या तो इसे आ सकता है, लेकिन जॉन बातौन सेंटर ऑफ मास का जो पाथ होगा ना वह यही होगा। ये देखिए ये वही पाथ फॉलो करेगा, ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा भाई, जब एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम पे 0 है तो सेंटर ऑफ मास कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पैराबोलिक पाथ, सेम पैराबोलिक पाथ। ठीक है भाई, तो इसको एनसीईआरटी में जाके दिया है, इसको पढ़ लीजिएगा, फिर आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ए रिजिड रॉड ऑफ लेंथ एल इज एक्टेड अपॉन बाय सम फोर्स, ऑल फोर्स लेवल्ड एफ have the same magnitude, which of the following cases will have a non-zero net torque acting on the rod about its center। तो चलो भाई सेंटर पे आ जाओ, सेंटर पे आ जाओ, इसको इधर से बुलाओ, इसको इधर से बुलाओ, दोनों देखो ये कई वाइज है। कौन वाइज है भाई? घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसे चलती है, तो ये आपका इधर की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये टॉर्क जो होगा ओ के थ्रू ये क्या होगा, ये देखिए पहले वाले का टॉर्क जो होगा ओ के थ्रू कितना होगा, एफ यल बाई टू प्लस एफ यल बाई टू हो जाएगा कि नहीं? अब चलो इसका जरा देख लो, इसमें ये इधर की तरफ है, यहां आ जाओ, हमेशा इसको ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये आपका ऐसा आएगा, सब तो एक ही वाइज हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, टाउ ओ का दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ये देखो एफ यल बाई टू प्लस एफ यल बाई टू और प्लस एफ यल बाई फोर। अब आ जाओ जरा तीसरे का देख लेते हैं। तीसरे में देखिए क्या है, तीसरे में यहां आ जाइए, यहां आएंगे तो ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर दिया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल कर दिया कि नहीं? इसका मतलब यहां पे नेट टॉर्क क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो नॉन जीरो टॉर्क किस में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला। 26वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू आइडेंटिकल रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l are lying in horizontal plane at an angle alpha. The moment of inertia of system of two rods about an axis passing through O and perpendicular to plane of rods is। तो अब देखो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मतलब आप जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के थ्रू क्या होगा, आई इक्वल टू अल्फा पे डिपेंड नहीं करेगा, ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई 12, यानी कहने का मतलब ml स्क्वायर बाई कितना, 6। ये अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है भैया, ये ध्यान दीजिएगा, अल्फा पे डिपेंड नहीं करता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा ml स्क्वायर बाई 6, यानी 26 का कौन सा हो गया, डी हो गया। आइए 27 का देखते हैं, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 27 क्या कर रहा है कि 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल्स ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, कंसीडर एन एक्सिस x डैश which is touching two cells and passing through diameter of third cell. Moment of inertia of system consisting of these 3 spherical cell about x dash axis x dash axis के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, यानी x dash axis के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहली चीज ये बताओ, ये वाला जो स्फेरिकल सेल है इसके डायमीटर से पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, बोलो भाई, I इक्वल टू 2/3 mr स्क्वायर। याद रखना ये हॉलो स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, तो इसका कितना हो जाएगा 2/3 mr स्क्वायर। ये देखो टेंजेंट से पास कर रहा है, तो किसी भी हॉलो स्फीयर का टेंजेंट के थ्रू 2/3 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर यानी 5/3 mr स्क्वायर, यानी I2 क्या हो जाएगा 5/3 mr स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली ये भी टेंजेंट से पास कर रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, टेंजेंट का, बोलो, हॉलो स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर का टेंजेंट के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये देखिए 5/3 mr स्क्वायर हो गया। अब बताइए नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, या I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 का मतलब कितना हो जाएगा भाई, 2/3 mr स्क्वायर 5/3 mr स्क्वायर और प्लस 5/3 mr स्क्वायर, 5 5 10 2 12, यानी कितना हो जाएगा 4 mr स्क्वायर। तो कोई है ऑप्शन, ए वाला है। तो ये हो गया 27 का ए। 28 चलते हैं, देखते हैं भाई क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है टू लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल हैज टू मासेस m1 एंड m2, टू मासेस m1 एंड m2 attached to its two end. The moment of inertia of system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is
पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास इज। तो चलो भाई ये मास देखो, ये क्या दिया है, m1 दिया है, ये मास m2 दिया है। करा जहां इनका सेंटर ऑफ मास है उसके थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, l माइनस x। x आप आराम से निकाल सकते हैं, x क्या हो जाएगा, m2 l अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। l माइनस x क्या हो जाएगा भाई, m1 l अपॉन m1 प्लस m2। भाई सेंटर ऑफ मास से निकाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के थ्रू I इक्वल टू m1 x का स्क्वायर प्लस m2 l माइनस x का होल स्क्वायर। अब x और l माइनस x के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर रखते हैं तो कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा, बी वाला ऑप्शन निकल के आएगा। क्या आएगा, बी वाला ऑप्शन, यानी 28 का कौन सा होगा, बी वाला होगा। 29 पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा था, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच इज। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ वॉच इज। तो आप जानते हैं कि जो मिनट हैंड होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, मिनट हैंड का टाइम पीरियड, मिनट हैंड का टाइम पीरियड 60 मिनट होता है। और आर हैंड का जो टाइम पीरियड होता है आप जानते हैं 12 इंटू 60 मिनट होता है। या तो सब किसी घंटे में रखिए या तो मिनट में रखिए, किसी एक में रखिए भाई, इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है, एक ही में रखिए। तो अब देखिए मिनट हैंड का 60 मिनट हो जाएगा, आर हैंड का 12 इंटू कितना हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर स्पीड। तो मेगा इक्वल टू किसका पहले फाइंड करना है, मिनट हैंड एंड आर हैंड। तो ये क्या हो जाएगा, टी आर, और ये क्या हो जाएगा, टी मिनट। ठीक है, टी आर कितना हो जाएगा भाई, टी आर 12 इंटू 60 हो गया, और ये कितना हो गया, 60 हो गया, 60 कट गया, यानी 12:1 आ गया। 12:1 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ठीक है 29 का ये सी हो गया। अब चलते हैं 30 पे चलते हैं, आ जाओ भाई 30 पे। 30 पे क्या कर रहा है, द डेंसिटी ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज गिवन। 1 मीटर इज गिवन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। रो एक्स इक्वल टू a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर वेर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, एक्स इतना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड विल बी। तो अभी बताइए इस कंडीशन में जब वेरिएबल मास होता है तो सेंटर ऑफ मास का फार्मूला क्या होता है, एक्स सी एम इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। और डी एम निकालने का तरीका क्या होता है, डी एम इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इंटू डी एक्स होता है। क्यों भाई, लेमडा यही दिया है, ये लेमडा, तो डी एम इक्वल टू लेमडा का मतलब क्या हो जाएगा, a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है भाई, थोड़ा इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, घबराना नहीं है इंटीग्रेशन से। अब देखिए एक्स सी एम कितना हो जाएगा, एक्स सी एम इक्वल टू ये 0 से लेके 1, एक्स डी एम कितना हो गया, a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर, और ये देखिए डी एक्स हो गया। और ये देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 1, काटना मत कोई, 0 से 1, और ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ हम एक काम करते हैं, एक्स दिया है ना, इसका अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 से 1 ए एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 0 से 1 बी एक्स स्क्वायर बी एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन 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 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, ए 0 से 1, ये देखिए 0 से 1 ए डी एक्स प्लस 0 से 1 बी एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है भाई, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, पूरे सिस्टम को ऊपर चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इसमें इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स सी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ए एक्स क्यूब बाई 3, ए एक्स क्यूब की जगह 1 रख देते हैं, 1/3 प्लस बी एक्स पे 4, बी एक्स पे 4 1 रख देते हैं, बाई 4 हो गया, अपॉन देखो सिंपल हो गया, ए एक्स ए 1 रख देते हैं, ये क्या हो गया, बी एक्स क्यूब बाई 3, बी बाई 3 रख देते हैं, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ कितना हो गया, 12 4a प्लस 3b अपॉन अपॉन, यहाँ एलसीएम लिया तो 3a
प्लस बी अपॉन 3, 12 में डिवाइड किया कितना आ गया, तो 12 में डिवाइड किया तो क्या आ गया 4a, ये देखो 4a प्लस 3b अपॉन 12 में डिवाइड किया तो कितना आ गया 3a प्लस b। क्या है कोई इस तरह का ऑप्शन, बोलो देखते हैं। 4a प्लस 3b, 4a अरे इधर उधर हो गया भाई, 4a प्लस 3b, ये नहीं दिया है क्या कहीं, 4a प्लस 3b, ए की जगह 2 ले लिया है क्या, 4a प्लस 3b, 4a प्लस 3b, देखो बच्चों ध्यान दो, एक गलती हो गई हमसे इसमें, हमने यहाँ ए को कट नहीं किया, ए को अंदर ए इसमें तो मल्टीप्लाई किया, इसमें नहीं मल्टीप्लाई कर दिया, तो थोड़ा तेजी में करते गए इसको, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा यहीं से सुधार कर लीजिएगा, यहीं से 1 1 को कैंसिल कर दीजिएगा। जब 1 1 को कैंसिल कर देंगे तो भाई दिक्कत नहीं आएगी, फिर इसी तरह से इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ए नहीं रहेगा, ये देखो थोड़ा सा हमने क्या है लास्ट में ये गड़बड़ कर दिया है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये ए वाला ऑप्शन आ जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट पार्टिकल ऑफ मासेस 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg आर प्लेस्ड 3 कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम एट ए पॉइंट, कहां से निकालना, 1 kg मास से। देखिए सारा 1 kg से पूछा है, तो जहां से पूछा है उसको ओरिजिन मान लेते हैं, ये देखिए जहां से पूछता है उसको क्या मान लेते हैं, ओरिजिन। ये 0 0 हो गया, ये देखिए 1 kg हो गया, ये कितना हो गया भाई 3,0 हो गया, 1.5 kg हो गया, ये क्या हो गया, ये 2.5 kg हो गया, ये देखिए 2.5 kg हो गया। 2.5 kg का मतलब कितना हो जाएगा भाई, ठीक है 2.5 kg का मतलब क्या हो गया, 2.5 kg का मतलब ये देखिए कितना हो गया, ये कितना 3 है 4 है, ये आपका हो गया 0,4 हो गया। फिर ऐसे ही यक्सीएम निकाल लीजिए, ये देखिए यक्सीएम निकालेंगे, 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1.5, क्यों समझ रहे हैं। फिर देखिए ये निकाल लीजिए इंटू 0 अपॉन टोटल मास देख लो कितना है 4 1 5, सॉल्व करेंगे कुछ जरूर आएगा, ठीक है ना, सॉल्व करेंगे तो जरूर आएगा। यहाँ से यक्सीएम की वैल्यू क्या होगी, राइट क्या होगा, क्या कैसे होगा वह जरूर आपका निकलेगा। राइट का मतलब आपका एक्स एक्सिस हुआ, तो इसका मतलब ये बी वाला निकलेगा ऑप्शन। इसको सॉल्व करते हैं तो देख लीजिए क्या आता है, सॉल्व करते हैं। यक्स का मतलब ये एक्स एक्सिस का मतलब राइट वाला, और अप वाला क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। ये देखिए ये आपका हो गया 4.5, ये देखिए 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.9 सेंटीमीटर, राइट हो गया, ठीक है ना। एक ही चीज हो गया, वाई से हम निकालने की जरूरत ही नहीं है, झूठ में कहाँ परेशान हो रहे हैं। अब 32 क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए बड़ा अच्छा है 32 क्वेश्चन, ठीक है, घबराइएगा मत इससे। 32 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भैया द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ आर सीएम ऑफ एन असिमेट्रिक यूनिफॉर्म बार ऑफ नेग्लिजिबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज शोन इन द फिगर। आपको यहां पर पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास का। तो सबसे पहले यहां देखिए 3 रॉड हैं, इसका मास 2m दिया है, इसका मास m दिया है, और इसका भी मास m दिया है। ये देखिए इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वह कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा, तो r1 जरा निकाल लो। r1 कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इधर l चलोगे इधर l चलोगे, तो l x कैप प्लस y कैप, i कैप को और j कैप को x कैप प्लस y कैप कह रहा है। इसका सेंटर ऑफ मास यहां लाई करेगा इस वाले रॉड का, तो इसका जरा r2 निकाल लो। देखो इसका क्या होगा, ये देखो ये कोऑर्डिनेट 2l होगा, 2l x कैप और प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली l/2, बोलो l/2 ही तो होगी, यानी l/2 y कैप हो जाएगा। इसका जरा देख लो, इसका ये r3 निकलेगा, r3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2.5 होगा, 2.5 l x कैप और प्लस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ r1 r2 r3 निकल गया कि नहीं। अब हमको RCM फाइंड करना है, तो RCM फाइंड करना है तो RCM के लिए क्या करेंगे, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 करेंगे। अब बताइए m कितना है, m कितना है, पहला क्या है 2m, 2m l x कैप प्लस y कैप होगा,
ये बताइए क्या हो जाएगा, m2 क्या है, यम है, यम क्या हो जाएगा 2l यक्स कैप प्लस l/2 y कैप प्लस ये कितना है यम 2.5 l यक्स कैप अपॉन 2 2 4 यम। सबको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर सॉल्व करते हैं तो कौन सा इसमें ऑप्शन आना चाहिए, ये बी वाला आना चाहिए। कौन सा आएगा 13/8 l यक्स कैप प्लस 5/8 l y कैप। ठीक है भाई, ये वाला आएगा। फिर देखते हैं 33 क्वेश्चन। सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r removed from a bigger circular disk of radius 2r such that circumference of disk coincide the center of masses of new disk is alpha by r। ये अल्फा बाई आर नहीं होना चाहिए था, गलती से छप गया, ये अल्फा आर होना चाहिए था। फ्रॉम द सेंटर ऑफ बिगर डिस्क द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है कितनी होगी। जो अल्फा है उस अल्फा की वैल्यू हमको बतानी है कितनी होगी। हमको अल्फा की वैल्यू बतानी है क्या है। चलिए भाई अल्फा की वैल्यू बतानी है तो देखते हैं क्या है। ये है आपका 2r रेडियस का, देखिए 2r रेडियस का। इसमें से मान लो ये पार्ट हम काट के निकाल लेते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट का पूछ रहा है। तो पूरे पार्ट का मोमेंट मास कितना हो गया, ये देखो m1, पूरे पार्ट का मास कितना हो जाएगा m1 इक्वल टू मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। क्यों भाई, मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो पूरे मास का इसको अगर m मानते हैं तो ये कितना आएगा m/4 आएगा। m कितना हो जाएगा एक मिनट, ये होगा आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी π/4r² t-ρ। इसको हम क्या मान रहे हैं m। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा r1 0 0 पे होगा, तो ये r1 कितना हो गया 0 0 हो गया। कटे पार्ट का कितना हो जाएगा बोलो भाई, कटे भाग का, ये देखिए कटे भाग का कितना होगा, जो कटा हुआ पार्ट है। कटे वाले पार्ट का हमेशा याद रखिए, जब भी कोई पार्ट काट के निकाल लिया जाता है तो हमेशा कटे हुए पार्ट का मास माइनस में मान के चलिए, दिमाग में बैठाइएगा। कटे हुए भाग का जो मास होगा वह माइनस में मान के चलना। तो माइनस में मान के चलोगे तो ये देखो m2 इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस m/r² t-ρ। ये पहले का m/4 हो गया। और इसका जो ये कहते हैं मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ होगा। ये देखो यहाँ, ये सेंटर ऑफ मास होगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा r,0 हो जाएगा इसका। क्यों भाई, ये तो होगा r,0। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास हो गया r2 इक्वल टू क्या हो गया r,0 हो गया। तो देखो भाई xcm ही निकलेगा, ycm तो निकलेगा नहीं, क्योंकि y1 y2 वाला भाई इसको तो x1 कहते हैं, इसको y1 कहते हैं, इसको x2 कहते हैं, इसको y2 कहते हैं। तो ये देखो y1 y2 वाला तो खत्म हो गया, केवल x1 x2 वाला ही बचेगा और तो कोई बचेगा नहीं। देखो केवल x1 और x2 वाला ही बचेगा और तो कोई इसमें बचेगा नहीं, केवल और केवल x1 और x2 वाला बचेगा। तो यहां पर क्या हो गया, ये चीज तो खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, xcm हम निकालेंगे। xcm कितना हो जाएगा m इंटू x1 m इंटू 0। इसका कितना हो जाएगा -m/4 इंटू क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r अपॉन m-m/4 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -m/4r अपॉन ये क्या आ जाएगा 3m। ये देखिएगा 3m बाई कितना 4, m/4 कट गया, क्या बचा -r/3। ये देखिए माइनस है r/3 ये बचा। अल्फा आर की जगह इसका कंपेयर करेंगे, अल्फा आर से हम कंपेयर करेंगे तो -r/3, r कट गया, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3।
-1/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? बी वाला सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला सही होगा। तो ध्यान दीजिएगा भाई, कटे हुए पार्ट के लिए कुछ नहीं करते हैं। जैसे जनरल में हम सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते हैं वैसे ही करते हैं, बस कटे हुए पार्ट के मास को हम निगेटिव मान लेते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कटे हुए पार्ट के मास को हम लोग निगेटिव मान लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, करा है बॉडी ए मास m while falling vertically downwards under gravity breaks into two parts 1/3 and 2/3. The center of mass of body B and C taken together shift compared to that of A. तो देखिए पूरे सिस्टम में क्या है? एक्सटर्नल फोर्स पूरे सिस्टम में क्या है? 0 है। पूरे सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो अगर पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो इसका मतलब डज नॉट शिफ्ट, मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई चेंजेज नहीं होगा। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठाना। अगर पूरे सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होगा तो याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा। फिर देखिए 35 क्या ऑप्शन है? 35 क्या बोल रहा है? करा एन यल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टॉर्क के प्रिंसिपल पे है भाई, ध्यान दीजिएगा। यल शेप्ड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ थिन रॉड ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सस्पेंडेड विथ स्टिंग एज शोन इन द फिगर। करा ए बी इक्वल टू बी सी है, मतलब ए बी जो है बी सी के बराबर है। एंड एंगल मेड बाई ए बी विथ डाउनवर्ड वर्टिकल इज थीटा, देन टेन थीटा कितना होगा? तो आओ देखते हैं टेन थीटा कितना होगा, कैसे क्या चीजें होंगी देखते हैं। क्या टॉर्क के बिना प्रिंसिपल से तो निकलेगा नहीं, तो टॉर्क का प्रिंसिपल इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये देखो इस तरह से ये सस्पेंशन पॉइंट है। पहले हम भी डायग्राम बना लें। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। थोड़ा ध्यान देना भाई, डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये देखिए ये जो हो गया, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ये जो है ये डिस्टेंस थोड़ा सा इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। अब ये देखिए ध्यान दीजिए, इसका ये एंगल जो हो गया वह थीटा हो गया। ये देखो इसका वेट mg नीचे लगेगा, लगेगा कि नहीं? और ये देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका वेट कहाँ होगा भाई? ये इसका वेट देखते हैं जरा। इसका वेट क्या होगा? ये वेट इसका यहाँ mg लगेगा। क्यों भाई? ये लगेगा, ठीक है, ये वेट होगा। और ये देखिए ये एंगल अगर थीटा है तो ध्यान दीजिएगा ये भी एंगल थीटा होगा। ये एंगल थीटा, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। ये भी एंगल थीटा होगा। ये देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये देखिए ये जो होगा ये l/2 cos थीटा हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली ये हो जाएगी, वह कितनी हो जाएगी? l sin थीटा हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये l/2 sin थीटा होगी। l/2 सब डिस्टेंस देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब हमको जरा ये देखो, हमको टॉर्क निकालना है। तो ये वाली लाइन, ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, ये ब्लैक वाली लाइन देखिए पूरा यहां से लेके ऐसे आ रही है ब्लैक वाली लाइन ये। तो हमको इसी लाइन के थ्रू हमको टॉर्क क्या है फाइंड करना है। ये लाइन पूरा ध्यान देना, ये ध्यान देना। तो अब इसके थ्रू टॉर्क फाइंड करना है तो यहाँ पे हम बैठ जाते हैं। चलो भैया बैठ जाते हैं यहाँ पे। तो देखेंगे इसको इधर की तरफ, ये वाला इधर की तरफ हो गया और ये वाला जो हो गया वह क्या है? इधर की तरफ हो गया कि नहीं? तो कौन क्लॉकवाइज है भाई? ये देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हैं टाउ एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू टाउ क्लॉकवाइज, आपको पता है। ये क्या हो जाएगा? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये बताओ mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? l/2 साइन थीटा। ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला है। क्लॉकवाइज वाले का क्या है भाई? ये देखिए जरा क्लॉकवाइज वाले का देखो। क्लॉकवाइज वाले का mg ये है, ये वाली डिस्टेंस होगी। ये डिस्टेंस कैसे हुई? पूरे में से इतना निकालना पड़ेगा भाई। इस पूरे में से ये डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। मतलब l/2 cos थीटा में से हमको क्या करना पड़ेगा? ये ध्यान दीजिएगा, l/2 cos थीटा में से हमको वह डिस्टेंस फाइंड करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो यानी l/2 cos थीटा में से हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्या हो जाएगा? ये mg l/2 cos थीटा माइनस l sin थीटा, ये होगा ये वाला। ये देख रहे हो कि नहीं? ये वाला तभी तो होगा ये। अब कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर देना है।
भाई एल तो एल सब में है ही, तो ये क्या बचा साइन थीटा बाई 2, ये क्या बचा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा। ये देखो साइन थीटा इधर चला आया, क्यों भाई साइन थीटा क्या आ गया, ये इधर आ गया, तो जब साइन थीटा इधर की तरफ आ गया तो इसका मतलब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आ जाएगा, इसको इधर कर लीजिए। तो ये साइन थीटा है तो 1/2 + 1 कितना हो गया 3/2 साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा बाई 2 से 2 कट गया, tan थीटा इक्वल टू 1/3। कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है भाई, टॉर्क का सिद्धांत समझ रहे हैं ना, जैसे लटक रहा है तो टॉर्क देखिए हमने क्या किया, यहाँ से ये वेट mg यहाँ सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, इसका वेट mg यहाँ पे लगेगा, तो ये जो लाइन पास कर रही है इस तरह से पास कर रही है, इसी के थ्रू हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम लिया है। तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू यही वाली डिस्टेंस होगी, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, पूरे l/2 cos थीटा में से l sin थीटा आपको निकालना पड़ेगा। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, तो कौन सा ऑप्शन है, 3 वाला ऑप्शन है। 36 देखिए क्या है भैया, 36 कह रहा है कि भैया फोर्स ऐसे लग रहा है और हमको ए के थ्रू बताना है। तो याद रखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट पे या परपेंडिकुलर फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो उस दशा में टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो हमको मानना पड़ेगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनके और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तभी टॉर्क मैक्सिमम होगा। अब अगर ये थीटा ये 90 है तो ये पक्का है कि ये क्या हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए tan थीटा, tan 90 माइनस अगर हम थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2 होगा। ये cot थीटा हो गया, कितना हो गया 2। cot थीटा में क्या आंसर है, क्या नहीं है, तो cot थीटा में आंसर नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, cot थीटा होता क्या है 1/tan थीटा होता है, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2, tan थीटा इक्वल टू 1/2 का मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है भाई, ये देखिए जब आर वेक्टर फोर्स के परपेंडिकुलर होगा तभी क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा। अरे भाई टाउ इक्वल टू RF sin थीटा होता है ना, जब थीटा 90 होगा तभी तो टॉर्क मैक्सिमम होगा। तो इसीलिए ये आर वेक्टर और ये एफ वेक्टर ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी जाके ये हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 36 क्वेश्चन क्या कर रहा है 36 क्वेश्चन कर रहा है कि भैया एक सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r/4 है, is made in the thin uniform disk having mass capital M and radius r as shown in the figure. The moment of inertia of remaining portion of disk about an axis passing through the point O and perpendicular to the plane of disk. मतलब कहा जा रहा है कि पूरे पार्ट में से ठीक है एक मास निकाल लिया जा रहा है, तो बचे हुए पार्ट का O के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिमेनिंग पार्ट का सबसे पहले देखिए O का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं माइनस कट पार्ट का किसके थ्रू, O के थ्रू, ये तो करते हैं। तो ये बताइए ये पूरे का मास m है, क्यों भाई m है, ये जो काट m डैश कितना होगा कटे पार्ट का, ठीक है, पाई r²/16, r/4 काटा जा रहा है टी रो, तो इसका मतलब इसका मास कितना हो जाएगा m/16 हो जाएगा। तो चलो भाई सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं, पूरे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं। ओ डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हाफ m/r²। अब देखो ये कट पार्ट का किसके थ्रू, कट पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया O के थ्रू। तो कट पार्ट का कटे हुए पार्ट का देखिए, कटे हुए पार्ट का क्या हो गया, सबसे पहली चीज ये देखो ये दोनों इसके थ्रू, हमको थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाना पड़ेगा भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको इसके थ्रू फाइंड करना है। तो कटे हुए पार्ट का कितना हो जाएगा, हाफ मास कितना हो गया m/16, और ये देखिए हाफ mr² होता है और रेडियस उसका कितना है r²/16 प्लस ये देखिए मास कितना है m/16, और ये बताइए दोनों O और O डैश के बीच की डिस्टेंस कितनी है 3r/4, यानी क्या 3r/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं जरा, mr² अपॉन कितना हो गया, ठीक है 2, ठीक है 16 कितना होता है 256 होता है, 256 प्लस
ये कितना हो गया 9mr² अपॉन 256 हो गया। क्यों भाई 9mr² अपॉन 256 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 18 और एक 19 हो जाएगा, यानी 19mr² अपॉन 2 इंटू 256 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें से इसको माइनस कर दो, 1/2mr² में से इसको माइनस करना है, तो 1/2mr² में से माइनस करोगे, 256 में से अगर 19 निकालोगे तो कितना आएगा, 256 में से अगर 19 निकालते हो तो बताओ भाई कितना आएगा, 256 में से अगर 19 निकालते हो तो कितना आता है, 237 आएगा। ये वाला दोनों में से माइनस कर देना, दोनों में से माइनस कर दोगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी वाला आएगा। भाई बात को समझिएगा, कैलकुलेशन अपना देखते रहिएगा, कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाफ mr², m/16 r। अब कटे हुए पार्ट का मास O के थ्रू लेना है, तो m/16 थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस 3r/4 का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 2 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया, 19/2 इंटू 256 हो गया। अब इसमें से इसको जरा निकालिए, 1/2 को बाहर ले लीजिए, 256 में से 19 को निकालिए, 256 में से 19 को निकालेंगे 237 अपॉन mr² अपॉन कितना हो गया 512। ये डी वाला ऑप्शन हो गया। फिर देखिए 38 वाला बहुत ही सिंपल है। सर्कुलर डिस्क x ऑफ रेडियस r मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t, another disc y of radius 4r, y of radius 4r is made from an iron plate of thickness t by 4, then the relation between the moment of inertia of ix and iy। तो चलो भाई ix निकालते हैं। सर्कुलर डिस्क x है, रेडियस r, मेड फ्रॉम आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस t। तो चलो ix क्या हो जाएगा, हाफ मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी का मतलब πr² t, ये डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया। ठीक है, यही तो हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा इसका, r² हो गया, थिकनेस t का बना हुआ है। ठीक है, दूसरा डिस्क y कितना है भाई, y चलते हैं y देखते हैं। y क्या है, y क्या बना हुआ है, 4r का बना हुआ है, थिकनेस t बाई 4 है। ये देखिए 4r का बना हुआ है, थिकनेस कितना है, ये हाफ, इसका भी कितना हो जाएगा पाई 4r का होल स्क्वायर, और ये देखिए ये t/4 और रो यहाँ कितना हो जाएगा 4r का होल स्क्वायर। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, तो डिवाइड करेंगे तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो ix और iy में क्या रिलेशन आएगा, ix और iy में जो रिलेशन आएगा वह डी वाला ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, डी वाला आएगा। तो 38 का ये हो गया। 39 देखते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एक यूनिफॉर्म डिस्क है जिसका रेडियस r दिया है, मास m दिया है, मास क्या दिया है m, इट्स फ्री टू रोटेट ओनली अबाउट इट्स एक्सिस, ए स्ट्रिंग इज रैप्ड ओवर इट्स रिम एंड ए बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू फ्री। तो कहा जा रहा है कि भैया एक्सिलरेशन बताइए। तो मासिव पुली है, तो मासिव पुली के लिए सबसे पहला काम, एक तो काम ये आपको करना ही पड़ेगा कि इसका जी नीचे लगेगा, टेंशनवा ऊपर लगेगा, एक्सीलरेशन सिस्टम नीचे की तरफ। तो एक काम तो आपको करना पड़ेगा कि mg माइनस टी इक्वल टू जो है ये आपको m में करना पड़ेगा। ये आपका पहला, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा कि mg माइनस टी इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, m में करना पड़ेगा। mg माइनस टी इक्वल टू m में करना पड़ेगा। ये देखिए mg माइनस टी इक्वल टू m में करना पड़ेगा। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। अब देखिए दूसरा काम, इस पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। ये तो इस पे रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा, RF इक्वल टू I अल्फा। तो R तो उसका रेडियस हो जाएगा, F क्या हो जाएगा टेंशन। और ये बताइए डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, हाफ mr², और अल्फा कितना होता है a/r होता है। ये कट गया, या t इक्वल टू हाफ m में आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो क्या करते हैं, 2 से t की वैल्यू ले जाके यहां रखते हैं, यानी mg माइनस हाफ m में इक्वल टू स्मॉल m में। क्यों भाई, ये तो हो जाएगा।
एम जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए एम जी इक्वल टू हाफ एम में प्लस एम में, थोड़ा कैपिटल और इसका ध्यान दे, एम में प्लस 2m में, डायरेक्ट हम एलसीएम ले दे रहे हैं, अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए वहां से हमको निकालना, तो ये इक्वल टू क्या होगा, 2 छोटा एम जी अपॉन बड़का एम प्लस 2 छोटका एम। बोलो भाई, बड़का एम प्लस 2 छोटका एम हो जाएगा, तो 2 छोटा एम जी अपॉन 2m प्लस एम, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला। 40 देखते हैं क्या है, 40 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जाए थिन यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ यल दिया है एंड मास 8m दिया है, लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, 2 पॉइंट masses m and 2m are moving in the same horizontal plane from opposite sides of bar which speed 2b and v। एक का मास m है, एक का मास इसका मास m है और इसका मास कितना है, 2m है। ठीक है, और उससे स्टिक हो जा रहा है, चिपक जा रहा है, तो कह रहा है एंगुलर स्पीड बताइए। तो इसका मतलब हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, हमको फॉलो करना पड़ेगा एमवीआर वाला कॉन्सेप्ट इक्वल टू आई ओमेगा। तो पहले देखते हैं कितना एमवीआर लग रहा है। देखो एक यम 2b वेलोसिटी टकरा रहा है l/3 डिस्टेंस पे, तो यम 2v l/3 पे टकरा रहा है, प्लस दूसरा का ये देखो 2m जाके टकरा रहा है l/6 पे, तो 2m v वेलोसिटी से l/6 पे टकरा रहा है। ये हो गया आपका एमवीआर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, पहली चीज तो राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको लेना पड़ेगा। ये भाई राड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, 1/12 मासा इसका अजीब है, अब मासा इसका 8m है, और ये देखो l² हो गया, प्लस ये भी तो आके चिपका है, तो जब ये m वाला चिपका है तो ये क्या हो जाएगा, m l/3 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2m वाला भी चिपका है, तो 2m l/6 का होल स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए ये कितना हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 2mv l/3 और प्लस mvl, 2 से 2 कट गया, इक्वल टू 8ml²। 8ml² का मतलब कितना हो गया भाई, लेंथ तो l ही है ना, यानी ये कितना हो गया, इसको छोटा चाहे तो कर सकते हैं, 4 दूनी 8, 2/3 ml² प्लस ml²/9 प्लस ये देखिए l²/36 होगा, 36 को इसका मतलब ml²/18, ये देखिए ml²/18 हो गया, ये कितना हो गया, 3 2 5 5 mvl/3 हो गया, 5 mvl/3। ठीक है, इसका एलसीएम कितना हो गया, 18, 3 6 के 18, 6 दूनी 12, 12 ml², ये 2 ml² और ये कितना हो गया, ml²। भाई कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो रहना ही नहीं पड़ेगा। 3 6 के 18, 12 2 14, 12 2 14 15, यानी 5 mvl इक्वल टू, ओमेगा तो छूटी जा रहा है, ओमेगा छूटी जा रहा है, 12 2 14 15, यानी 15 ml²/6 ओमेगा। ये देखिए 15 ml²/6 ओमेगा, यानी 5 से कितना कटा, ये देखिए 5 से कितना कटा, 3 कटा, 3 से कितना कटा, 2 कटा, भाई सब कट पिट गया। कट पिट के बाद कितना बच रहा है, ये देखिए 6v/3 2 5। ध्यान दीजिएगा, कहीं कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद ये 6v/5l आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, 41 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। A disc of radius 2 and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has a speed of 20 cm/s. How much work is needed to stop it? तो देखिए जितनी उसकी रोलिंग एनर्जी होगी उतना ही वर्क चाहिए उसको। तो ये बताइए वर्क इक्वल टू यानी के रोलिंग। अब ये बताइए के रोलिंग है कितना, के रोलिंग है हाफ mv² 1 + k² r²। क्यों भाई, यही तो है। बताइए मास दिया है, वेलोसिटी दी गई है,
सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना। डिस्क है, डिस्क का के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पता है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिस्क का पता है। अगर सारी वैल्यू रखते हैं तो आपका आंसर कौन सा आएगा, 3 जूल आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं 42। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर रोल्स अप एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री। द सेंटर ऑफ मास सिलेंडर हैज स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाई सिलेंडर ऑन इंक्लाइन सरफेस विल बी। तो अब इसके लिए भी क्या हो जाएगा, वही काम। मान लो ये h है, ये h है और ये डिस्टेंस यस है, ये थीटा है। तो ये बताइए साइन थीटा कितना होता है, एच बाई एस होता है। एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, यस साइन थीटा। आप इसमें जानते हैं कि जो रोलिंग एनर्जी होती है वह क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है, क्योंकि उसको यहां से उठ के यहां तक जाना है। तो एम जी एच इक्वल टू जो होता है वह क्या होता है, वह हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यम से तो यम कट गया। ठीक है, जी एच कितना हो जाएगा, जी एस साइन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। बताइए क्या सबकी वैल्यू दी गई है, यस दिया गया, यस तो निकालना है, थीटा पता है, वी पता है, के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर सॉलिड सिलेंडर का पता ही है। सब कुछ रख देंगे तो क्या यहां से आंसर निकल जाएगा कि नहीं, तो कौन सा इस आंसर में आएगा, बोले भाई सारी वैल्यू अगर रख देंगे तो आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, तो सब अगर रख देंगे तो यहां से सॉल्व कर लेंगे। तो ये 42 हो गया। अब चलते हैं इसमें देखते हैं 43 में, देखते हैं क्या है 43 में कह रहा है कि 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 डिस्क है सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क हैज एंगुलर वेलोसिटी ω1 एंड ω2। They are brought into contact face to face coinciding an axis of rotation. The expression for loss of energy during their process is। ठीक है, तो आपको ये देखिए, ये आपका एक है डिस्क ऐसे रोटेट कर रहा है, एक डिस्क ये है ऐसे रोटेट कर रहा है, इन दोनों को कंबाइन कर दिया गया। तो कह रहा है कि क्या होगा, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते होंगे, हाफ I1 I2 अपॉन I1 प्लस I2 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर, या डेल्टा के इक्वल टू आप जानते होंगे हाफ I1 I2 कितना हो जाएगा I, और ये क्या हो जाएगा 2, एक I तो कट गया, और ये देखिए ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा I/4 ω1 माइनस ω2 का होल स्क्वायर। कौन सा हो जाएगा, ए वाला, 43 का ए हो गया। 44 देखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। फोर्स पे थोड़ी डिपेंड करता है, बाकी सब पे डिपेंड करता है। 44 का डी। 45 क्या कर रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, आर दिया है, ओमेगा दिया है, लीनियर वेलोसिटी, तो वी इक्वल टू क्या, ओमेगा क्रॉस आर। क्यों भाई, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे ना सभी लोग, ओमेगा क्रॉस आर। अगर ओमेगा क्रॉस आर रखेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी वाला आएगा। कौन सा आएगा, बी वाला। तो इस प्रकार से मैंने 4500 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया। स्पीड थोड़ी फास्ट है भाई, 45 क्वेश्चन देखिए भाई, लगातार डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग भी कुछ समझिए, आप ही नहीं मेहनत कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, आपके सिलेक्शन के लिए मैं भी प्रयासरत हूं आकाशवाणी के माध्यम से। लेकिन हाँ, बस ये दूर हैं, सामने नहीं देख रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन जितनी बार भाई टेस्ट हो रहा उतनी बार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो पहले का बना हुआ है उसको मैंने डाल दिया, नहीं, ये प्रेजेंट का वीडियो है, हर दिन उस चीज़ को हम लोग भी कर रहे हैं कि ताकि भाई जो बच्चे सिलेक्शन लें, जो डॉक्टरों की कमी है वह पूर्वांचल से वो डॉक्टरों की कमी दूर हो। अगर भाई इधर से सिलेक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, भाई मान लीजिए भारत में सीटें कम हैं अभी मैंने आपको एक दिन बताया ही था कि आंकड़ों में मैंने देखा था कि यूपी में 37 डॉक्टर प्रति लाख हैं, जबकि वही केरल में 183 डॉक्टर प्रति 1 लाख हैं। तो बताइए, अगर पढ़ने वालों की संख्या यहाँ बढ़ जाएगी तो भैया पूरे भारतवर्ष में यही तो छा जाएंगे भाई। जो रैंक होंगे, टॉप रैंकर्स होंगे, एम्स में होंगे, जिपमर में होंगे, वो यहीं के बच्चे आएंगे, पूर्वांचल के ही बच्चे आएंगे। तो बेटा थोड़ा पढ़ाई करो और डॉक्टरों की जो कमी है पूर्वांचल में उसको दूर करो, क्योंकि बिना उसके बीमारियां क्या है, दूर नहीं हो पाएंगी, नहीं तो ये बीमारियां हमेशा आती रहेंगी।
तो भैया प्रयास करिए कि पढ़ते रहिए, ठीक है, कहना ना पड़े, ना आपके गार्जियन को कहना पड़े, ना हमको कहना पड़े, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि भैया हमारा जो काम है बस हम यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। अब ये हम नहीं है कि भैया सिलेंडर के लिए, इधर के लिए हम बाहर क्या है कुछ दौड़ पाएँ, कुछ कर पाएँ, कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस में कुछ नहीं है, किसी को नहीं बचा पाएंगे। लेकिन हाँ, जो इंडक्शन होता है, आप जानते हैं कि जो इंडक्शन हम पढ़ाते हैं कितना ताकतवर होता है। हम प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, इंड्यूस्ड कर सकते हैं आपको कि आप अपने काम के प्रति क्या है समर्पित हों। और 2 तरीके से, पहला पढ़ा के और दूसरा अपने आप को क्या है बताकर कि हाँ मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए और मेहनत का फल अच्छा होता है, रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, जरूर मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। मैं भाई ये नहीं कहूँगा कि क्या है कि आप क्या करेंगे, लेकिन हाँ अगर आप इस मेहनत के साथ हमारे मेहनत के साथ अपने मेहनत को लगा देंगे, दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाएगी तो पक्का है कि हम लोग क्या है एक बहुत अच्छा क्या है ज़बरदस्त रिजल्ट देंगे। जो सिलेक्शन की संख्या होगी, जो पूर्वांचल में जो डॉक्टरों की कमी होगी, उसको हम लोग दूर कर सकते हैं मिलकर, हम और आप। तो बेटा पढ़ते रहिए अच्छे से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अब अगले टेस्ट में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।